बच्चों, सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस के पेपर फर्स्ट यानी आधुनिक विश्व की प्रमुख राज्य व्यवस्थाओं वाले पेपर में अपन स्विट्जरलैंड के संविधान के प्रावधान और राजनीतिक व्यवस्था के बारे में विस्तार से अध्ययन कर रहे थे। और पिछली बार जब अपन ने बात की थी तो स्विट्जरलैंड में संघीय संसद की चर्चा की थी। संघीय संसद का गठन, संघीय संसद जो द्विसदनात्मक है उनका गठन, प्रतिनिधि सभा और सीनेट उनका गठन, उनके किस प्रकार से निर्वाचन होता है और राज्यों का प्रतिनिधित्व कैसे होता है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा की थी। और उसके बाद संघीय संसद के कार्य और शक्तियों का अपन ने को जानना शुरू किया था। उसकी बात शुरू हुई थी जिसमें अपन ने विधायी शक्तियों के बारे में बात की थी कि किस प्रकार संविधान में व्यवस्थापन हो या फिर कानून बनाना हो या संविधान संशोधन हो, उसमें संघीय संसद जो है वो एक निर्णायक भूमिका में रहता है। यद्यपि उसमें संशोधन की प्रक्रिया हो या व्यवस्थापन हो, बहुत हद तक वहां पर कैंटनों की भी बड़ी भूमिका यानी राज्यों की बड़ी भूमिका है, क्योंकि संघीय व्यवस्था है। लेकिन फिर भी संघीय संसद का अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत निर्णायक होता है। अब उसके आगे चलते हैं अपन। जो दूसरी शक्ति है एक संविधान संघीय संसद की, वो है निर्वाचन यानी नियुक्ति की शक्तियां। संघीय संसद को, स्विट्जरलैंड में संघीय संसद को जितने भी महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त है। और संघीय संसद ये नियुक्तियां निर्वाचन के आधार पर करती है। संविधान के अनुसार संघीय परिषद और संघीय न्यायालय के सदस्यों, संघ के चांसलर और संकट काल में मुख्य सेनाध्यक्ष को चुनने का अधिकार भी संघीय संसद को है। वहीं पर एक संघीय जो बीमा न्यायालय है, उनके सदस्यों का निर्वाचन भी संघीय सदस्यों के द्वारा, संघीय संसद के द्वारा होता है। और संघीय संसद को संघीय परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संघीय न्यायालय के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के निर्वाचन का भी अधिकार है। और जो इनमें से अधिकांश जो नियुक्तियां हैं या जो नियुक्ति है वो संघीय संसद यानी कि संघीय संसद वो दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में ही करते हैं, सीनेट और प्रतिनिधि सभा मिलकर करते हैं। फिर इसी में आगे जो है वो है कार्यपालिका शक्तियां। और कार्यकारी शक्तियां जो संघीय संसद की है वो विधायी शक्तियों की तुलना में वो उतना नहीं है, लेकिन फिर भी संघीय संसद चूंकि एक विधायी या विधायी निकाय है, इसे कार्यपालिका के क्षेत्र में अधिकार प्राप्त है, कुछ अधिकार, इंपॉर्टेंट अधिकार प्राप्त है। और जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 166 में भी किया गया है, वो है विदेश मामलों यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का नियमन, यानी अंतर्राष्ट्रीय संधियों के बारे में निर्णय। इसके अंतर्गत विदेश नीति के निर्धारण में संसद की भूमिका अहम होती है, क्योंकि वो विदेश संबंधों का निरीक्षण करती है और अंतर्राष्ट्रीय संधियों को स्वीकृति संसद के द्वारा मिलती है ना। यद्यपि कई ऐसी संधियां भी होती है जिसमें संघीय संसद की स्वीकृति अनिवार्य नहीं होती है। फिर इसके बाद संघीय सत्ताओं का निरीक्षण और नियंत्रण, अनुच्छेद 169 के अनुसार संघीय संसद को संघीय शासन, संघीय प्रशासन, संघीय न्यायालयों तथा अन्य जो भी अंग हैं उन्हें परिसंघीय के कार्यों का संपादन सौंपा जा सकता है और उनके कार्यों का निरीक्षण संघीय संसद करती है। और इसलिए ये जो निरीक्षण का अधिकार है, ये अधिकार संघीय सरकार और अन्य संघीय सत्ताओं पर संघीय संसद को एक प्रकार से विशेष अधिकार या नियंत्रण प्रदान कर देता है। फिर इसके बाद जो अनुच्छेद 171 के अनुसार संघीय संसद संघीय सरकार यानी कार्यपालिका को आदेश दे सकती है और इस संबंध में भी वो कानून बनाने के लिए आदेश दे सकती है। इसी आधार पर कई बार कार्यपालिका कानून जो है वो बनाने की ओर अग्रसर होती है। फिर एक और इम्पोर्टेंट अधिकार है संघीय संसद का, वो है वित्तीय अधिकार यानी वित्तीय शक्तियां। संघीय संसद जो है वो बजट स्वीकृत करता है। जो सरकार बजट बनाती है उसे स्वीकार करना संघीय संसद का ही कार्य है। ये तो भारत में भी है और बजट के संबंध में इसकी स्वीकृति संघीय संसद की अंतिम होती है, क्योंकि इस पर ऐच्छिक लोक निर्णय का कोई प्रतिबंध नहीं होता, जैसा कि कई कंट्रोल में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के रूप में होता है। और संघ की ओर से दिए जाने वाले जितने भी ऋण होते हैं उनका निर्णय भी संघीय संसद ही करती है। जितने भी बड़े संघीय पदों पर
पदस्थापित व्यक्ति हैं उनके वेतन भत्ते का निर्धारण संघीय संसद के द्वारा होता है, और जो आय व्यय का पूरा लेखा होता है उसकी जांच भी संघीय संसद के द्वारा ही स्वीकृत की जाती है। फिर इसके बाद कैंटनों से संबंधित शक्ति। अब चूंकि स्विट्जरलैंड एक संघीय देश है तो यहाँ पर कैंटनों की भूमिका भी होती है। संघीय संसद को यह अधिकार है कि वो कैंटनों के संविधान और उनके संशोधनों की जांच भी करे, और कैंटन क्योंकि वहाँ एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कैंटन अपने पास पड़ोस के देशों के साथ संधियां कर सकते हैं, तो ऐसी जो कैंटन किसी विदेश से संधियां करते हैं उनका अनुमोदन संघीय संसद के द्वारा होना आवश्यक है। और फिर जो कैंटन यानी राज्य आपस में संधियां करते हैं उनका भी अनुमोदन संघीय संसद के द्वारा ही किया जाता है, और आंतरिक शांति बनाए रखने के लिए और यदि आवश्यक हो तो संघीय सेना का प्रयोग भी संविधान के अनुसार संघीय संसद के द्वारा ही उसकी अनुमति दी जाती है। यदि हम देखें तो व्यवहार में ये कार्यपालिका का कार्य है और कार्यपालिका ही करती है। एक और है, वो है न्यायिक शक्ति। संविधान के द्वारा संघीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है, और संघीय संसद की शक्तियां इस मामले में सीमित है, लेकिन फिर भी उसे कुछ अधिकार प्राप्त है। जैसे अनुच्छेद 173 में ये स्पष्ट किया गया है कि संघीय संसद विविध सत्ताओं के बीच कार्यक्षेत्र संबंधी विवादों का निर्णय करती है, और संघीय संसद अपने द्वारा नियुक्त अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई भी कर सकती है। और संघीय संसद को न्यायालयों से जो दंडित व्यक्ति होते हैं उनके क्षमा याचना यानी कि पिटिशंस के ऊपर, क्षमा याचिकाओं के ऊपर निर्णय करने का अधिकार है, तथा वो सामूहिक क्षमादान भी दे सकती है। ये न्यायिक शक्तियां हैं। इसके अतिरिक्त भी संघीय संसद की कुछ अन्य शक्तियां हैं। वास्तव में देखें तो जो स्विट्जरलैंड की संघीय संसद है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण उसका स्थान है, और संविधान ने जब संघीय संसद की स्थापना की तो संविधान निर्माताओं ने शक्ति विभाजन का यद्यपि बहुत ज्यादा अमेरिका की भांति मॉन्टेस्क्यू के शक्ति विभाजन के सिद्धांत का ध्यान नहीं रखा, लेकिन फिर भी संघीय संसद को अपेक्षाकृत अन्य किसी भी संघीय देश की तुलना में बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत निर्णायक शक्तियां प्राप्त है स्विट्जरलैंड में। और विधायी क्षेत्र में तो संघीय संसद की शक्ति ऐच्छिक लोकार्पण के कारण सीमित हो गई है, क्योंकि वहाँ जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है उसमें वहाँ रेफरेंडम की भी व्यवस्था है, लोक निर्णय जिसे कहते हैं, कई बार जनमत संग्रह भी कह देते हैं। तो ये जो है रेफरेंडम के कारण कई संघीय कानूनों को लोक निर्णय के द्वारा ही अंतिम रूप से स्वीकार किया जाता है, इसलिए उनकी शक्ति जो है वो सीमित हो जाती है। लेकिन फिर भी संघीय शक्ति जो है वो संघीय संसद के पास बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि संसद अपने समस्त कार्य शांति और अपनी ईमानदारी से संपन्न करती है, वो बहुत ज्यादा हस्तक्षेप उसमें नहीं होता है। इसलिए लॉर्ड प्राइस ने कहा है कि स्विट्जरलैंड की संघीय सभा बहुत ही ईमानदारी से कार्य करने वाली संस्था है, जो शांति तथा देश प्रेम से प्रभावित होकर अपने कार्य संपन्न करती है। वहाँ के सदस्य व्यर्थ में बड़े बड़े ओजस्वी भाषण नहीं देते, न उन भाषणों की प्रशंसा की जाती है, वे तो व्यवहार में अपना कार्य कुशलता पूर्वक ढंग से संपन्न करने का प्रयास करते हैं, है ना। और जो 1848 के स्विस संविधान के बारे में कहा गया था वो ही बात लगभग 1918 और 19 के संविधान पर भी, 1998 और 99 के संविधान पर भी लागू होता है। और वो क्योंकि स्विट्जरलैंड का संविधान, उसकी भावना तो वही लोकतांत्रिक है और वही संघीय है। जो संघीय संसद के दोनों सदन हैं वो भी उनके बीच में भी संबंध जो है वो दोनों की शक्तियां लगभग समान है, तो लगभग सौहार्दपूर्ण ही रहते हैं। जैसे कहते हैं कि स्विस संघीय संसद संघीय सरकार की भांति ही है, इसमें क्योंकि इसमें दोनों सदनों के अधिकार लगभग एक जैसे हैं। कई संघीय देशों में जो उच्च सदन है उसका अधिकार कम होता है, कई देशों में उच्च सदन का अधिकार अधिक होता है। जैसे अमेरिका में, भारत में उच्च सदन यानी राज्यसभा का अधिकार कम है, लेकिन स्विट्जरलैंड में दोनों ही सदनों के अधिकार लगभग एक है। इसी तरह यदि किसी विधेयक पर कोई विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है तो दोनों सदनों की एक संयुक्त सम्मेलन समिति स्थापित की जाती है, और वही इस गतिरोध को दूर करने का प्रयास करती है। और फिर संयुक्त बैठकें होती है, उसमें बहुत सारे निर्णय लिए जाने लग जाते हैं। हालांकि व्यवहार में देखें
तो कहा जाता है कि सीनेट की जो उच्च सदन है उसकी शक्तियां धीरे धीरे कम होने लगी है, और जो प्रतिनिधि सभा है उसकी शक्तियों में अभिवृद्धि हो रही है, होती रहती है। इसलिए स्विट्जरलैंड कहते हैं कि दुनिया के अन्य संघीय देशों की भावनाओं से अछूता नहीं है। ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है कि संघीय संसद जो है वो समितियों के माध्यम से कार्य करती है, और जितने भी देश हैं जहाँ संसद है वहां पर समितियां हैं। स्विट्जरलैंड में भी इस व्यवस्था को अपनाया गया है। संघीय संसद के जो निम्न सदन है, प्रतिनिधि सभा, उसमें 12 और सीनेट में द्वितीय सदन में 10 स्थायी समितियां हैं, जैसे क्षमादान समिति, संघीय रेलवे समिति, रेलवे रियायत समिति, वित्त समिति, याचिका समिति, विदेश समिति इत्यादि। और ये समितियां जो है अलग अलग अपने प्रकार से कार्य करती है। इसके अतिरिक्त अन्य एडहॉक यानी कि अस्थायी समितियां भी हो सकती है ना। और ये कुल मिलाकर संघीय संसद को उसके व्यवस्थापन यानी कि विधायी कार्यों में बहुत मदद करती है। जो विधायन है उसके भी 4 चरण है। सबसे पहले विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, फिर उसके बाद समिति जो है इस पर विचार करती है। इसमें समिति में सभी दलों को अपने संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। फिर समिति के सिफारिशों और समिति के प्रतिवेदनों के आधार पर सदन में इन विधेयकों को पारित किया जाता है, और यदि मतभेद हो किसी विधेयक पर तो संयुक्त सम्मेलन बुलाया जाता है, और अंत में पारित होने के बाद जो दोनों सदनों के अध्यक्षों के हस्ताक्षर होने के बाद संघीय सरकार इसे प्रकाशित करती है। यदि एक निर्धारित अवधि में इस पर रेफरेंडम की मांग न की जाए तो ये कानून की तरह लागू होता है। यदि रेफरेंडम की मांग की जाए तो फिर रेफरेंडम यानी कि लोक निर्णय जो है उसकी ओर भी जाना पड़ता है। ये विशेष बात है स्विट्जरलैंड के संविधान में, जो कि शायद अन्य देशों में, बहुत सारे संघीय देशों में या बहुत सारे लोकतंत्र देशों में, भारत जैसे देशों में नहीं है। इसके बाद अपन स्विट्जरलैंड के ही अन्य राजनीतिक व्यवस्था के अन्य पहलू पर चर्चा